हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और आज हम देखेंगे 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1। सो उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मेरी चैनल को कॉमर्स ड्रिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ऐसे और कितने और कौन सी वीडियोस देखना पसंद करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब ये सब्जेक्ट या ये चैप्टर नंबर 1 में क्या दिया जाएगा, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 में पहले हमें ये पता चलेगा कि हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या है, वो क्यों किया जा रहा है, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फिर हमारे लिखे हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के रिकॉर्ड हमारे अलावा यानी कि बिजनेस के ओनर के अलावा और कितने ही लोग इसे यूज करते हैं, ये सारी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 1 से मिलेगी। दूसरा, हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ये सब्जेक्ट अपनी एक लैंग्वेज यूज करता है, तो इस लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स को हम टर्मिनोलॉजीज कहते हैं और ये टर्मिनोलॉजीज भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पार्ट इस चैप्टर का है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग, उसका क्या मतलब होगा। बुक कीपिंग यानी रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड किस चीज का रखना है हमें, ठीक है। सो रिकॉर्ड, जैसे ये दो लोग हैं जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, एक सामान दे रहा है और दूसरा पैसा दे रहा है। तो यहाँ एक्सचेंज जो हो रहा है इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो हमें बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी में क्या रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अब ये ट्रांजैक्शंस में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होना चाहिए या मनी रिलेटेड यानी कि मनी के ही वैल्यू का, आपके अमाउंट की वैल्यू का कोई और चीज इन्वॉल्व होना चाहिए, बट देर शुड बी अ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है, ये सब क्या होगा, इन सब से क्या होगा रिकॉर्ड रखने से, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखने से जिसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे रिकॉर्ड रखने से क्या होगा। सो समझो एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। जैसे कि अगर आपने रिकॉर्ड रखा रहेगा तो एक बिजनेसमैन को पता चलेगा कि उसने अपने बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, वेदर दे वर नेसेसरी और नॉट। अगर कोई खर्चा ज्यादा हो गया तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इनकम अगर आपकी और होनी चाहिए तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर इनकम, एक्सपेंसेस, फिर और कितनी प्रॉपर्टीज हमारी हो सकती है, हम आगे जाके अपने अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, उसके लिए जितने फंड्स चाहिए, क्या उतने फंड्स हमारे हम कलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ये सारे वेरियस काइंड ऑफ डिसीजंस एक बिजनेसमैन को लेने होते हैं। तो यहाँ पर ये सारा रिकॉर्डिंग एक बिजनेसमैन को हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या हो रहा है इसके बारे में। तो अब हमें इसके पहले हिस्ट्री में जाते हैं कि ये अकाउंटिंग का इवोल्यूशन यानी ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। सो हमारे इंडिया में कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में थे, तो उस टाइम पे मिनिस्टर कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे या हम कहते हैं चाणक्य। तो ये जो चाणक्य थे, इन्होंने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र बुक के अंदर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटिंग, वेरियस मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स, सारी चीजों के बारे में दिया गया है, यानी अकाउंटेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन इस बुक में है। अब इस बुक को देशीनामा के नाम से भी जाना जाता था बाद में उसके। नेक्स्ट है, अब एक ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करते हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंटिंग सिस्टम, हम जो पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें, और आपको यानी कि रियल बिजनेस वर्ल्ड में हम कौन सी सिस्टम का यूज करते हैं, वो सिस्टम इस इंसान ने लाई है। सो हु इज दिस फेमस पर्सनालिटी। सो ये है वो ल्यूका डी बाल्बो पैसियोली। इन्होंने एक सिस्टम बनाई जिस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये सिस्टम एक फुल प्रूफ सिस्टम है, यानी कि आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको कंप्लीटली रिकॉर्ड करना ये सिस्टम हमें बताता है।
और हम यही सिस्टम से हमारा भी स्टडीज करने वाले हैं। सो आप 11th में 12th में आप आगे जाके भी हम जो सिस्टम फॉलो करने वाले हैं वो सिस्टम का नाम रहेगा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब ये सिस्टम लाई किसने? ल्यूका डी बार्गो पैसियोली ने। आखिरकार ये थे कौन? सो ये थे इटालियन मर्चेंट। ठीक है, इटालियन मर्चेंट, इन्होंने लाया डबल एंट्री सिस्टम कौन से साल में? तो 1494 के साल में इन्होंने ये सिस्टम लाई है। तब से लेके अब तक ये सिस्टम में धीरे 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 डेवलपमेंट होते गए हैं। बेसिक सिस्टम वही यूज होती है, लेकिन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना और अकाउंटेंसी की इंपॉर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज होती गई है। सो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ 18th एंड 19th सेंचुरी में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यानी कि इंडिया में सबसे बड़े टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई, वो था जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी आया तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेन क्या था कि उनका जो कैपिटल यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा इन्वॉल्व होता था वो अमाउंट बहुत ही बड़ा अमाउंट होता था। तो अगर एक बिजनेस में बहुत बड़ा करोड़ों का अमाउंट अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये जितना भी अमाउंट एक बिजनेस में इन्वेस्टेड है इसका हिसाब यानी कि रिकॉर्डिंग सही तरीके से होना चाहिए। यानी धीरे धीरे आफ्टर 18th एंड 19th सेंचुरी हमारे डेवलपमेंट हुए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में, यानी कि अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन की जानकारी की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे। जॉइंट स्टॉक जैसी कंपनी में एक इन्वेस्टर, ओनर, मैनेजर, गवर्नमेंट, कस्टमर, लेंडर्स, ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक साथ में आके बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि सबकी मदद से बिजनेस हो रहा है। तो ये सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए इनको भी हमारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन की जानकारी जरूरी लगती थी। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए। सो धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। सो लेट्स सी मॉडर्न टाइम्स में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न टाइम्स। सो 20th सेंचुरी की बात करेंगे। 20th सेंचुरी में हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये इमर्ज हुआ। तब जाके डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अपने कुछ टूल्स यूज करके कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं और उन रिजल्ट्स को यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है मैनेजरियल डिसीजंस, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से क्या किया जाने लगा? मैनेजरियल डिसीजंस लेने लगे। देन इन 21st सेंचुरी में जब डेवलपमेंट हुआ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, इसका क्या मतलब है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये कंपनी पब्लिक का पैसा लेके बिजनेस कर रहे हैं, तो पब्लिक की तरफ उनकी कोई एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेफिनेटली। सो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका हमें उन्हें रीजंस देना है कि हमने उनके पैसों को कहाँ कहाँ यूज किया है, उसका रिकॉर्ड उन्हें हमें देना रहेगा। सो नेक्स्ट है ड्यू टू वास्ट ग्रोथ ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे ही बिजनेस का साइज बढ़ता है डेफिनेटली बिजनेस की एक्टिविटीज में भी ग्रोथ आता है। और जितना बिजनेस की एक्टिविटी में ग्रोथ आता है पैसा ज्यादा इन्वॉल्व होता है। पैसा ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर कंप्लीट होने की जरूरत हमें समझ में आती है। एंड लास्ट इज कि आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में अकाउंटेंसी ये एक इनएविटेबल पार्ट बन चुका है, यानी कि ये कोई अलग तरीके से देखा जाने वाला पार्ट नहीं है। जब तक फाइनेंस के सही आंसर्स हमारे हाथ में नहीं होंगे तो मॉडर्न टाइम में बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टाइम टू टाइम अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाई है और आज ये एक प्रोफेशन के तौर पे भी अपनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग को क्या कहा गया है देखते हैं। तो बुक कीपिंग इज अ आर्ट एंड साइंस। ये बहुत ही एक अच्छी बात कही गई है कि बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि आर्ट को परफेक्शन रिक्वायर्ड होता है। वैसे ही बुक कीपिंग में हम जब पैसों का हिसाब किताब रखते हैं तो डेफिनेटली पैसों का हिसाब किताब भी कैसा होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। एंड सेकेंड ये कहा गया है कि आर्ट के साथ साथ बुक कीपिंग एक साइंस भी है। अब साइंस क्यों? क्यों? क्योंकि हम ये जो परफेक्शन वाला हमें आंसर चाहिए ये आंसर हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की मदद से इसे निकालेंगे। यानी कि बुक कीपिंग एक तरीके का आर्ट भी है और साइंस भी है। और
ये आर्ट और साइंस की मदद से हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करेंगे। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना यानी कि रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफाई करना, क्लासिफाई के बाद समराइज करना एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बिजनेस के रिजल्ट्स निकालना। यानी ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होगी, तब जाके बिजनेस को अपने रिजल्ट्स सही जवाब मिलेंगे। और ये अकाउंटिंग कितने साल, इतने कितने पीरियड का होना चाहिए बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग यूजुअली 1 साल का होता है, जो है 12 महीने। फिर नए 12 महीने में फिर से अकाउंटिंग किया जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। अब ये जो डेफिनेशन है ये हमने लिया है आर एन कार्टर का डेफिनेशन। आर एन कार्टर क्या कहते हैं कि बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट है, ये तो हमने देखा कि साइंस क्यों है, रूल्स फॉलो करके, आर्ट क्यों है क्योंकि रूल्स फॉलो करके हम कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, तो रिकॉर्ड करना कैसे है, करेक्टली रिकॉर्ड करना है। इट इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना है, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, सो मनी होना चाहिए या तो मनीज वर्थ इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये थी डेफिनेशन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सॉरी बुक कीपिंग। अब बात आती है आगे बुक कीपिंग के फीचर्स। तो बुक कीपिंग में ऐसा क्या खास है, उसके क्या फीचर्स है। तो पहला, बुक कीपिंग कैसे किया जाना चाहिए, आप बताइए। अगर हम डेली बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करेंगे, हफ्ते में एक बार रिकॉर्ड करेंगे, महीने में एक बार रिकॉर्ड करेंगे या साल में एक बार रिकॉर्ड करेंगे। सो इसका आंसर है कि हमें डेली रिकॉर्डिंग करना है, ना हफ्ते में, ना महीने में, ना साल भर में, पूरे साल भर में एवरी डे, डे टू डे रिकॉर्डिंग होती है बुक कीपिंग में। सो बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी ऑन डे टू डे बेसिस। कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल यानी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। तीसरा, कितने पीरियड का रिकॉर्ड करना है, तो एक स्पेसिफिक पीरियड, ये स्पेसिफिक पीरियड होगा 12 महीने का। सो ये स्पेसिफिक पीरियड का हमें रिकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग कैसे करना है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए हमें रिकॉर्डिंग करनी है। एंड लास्ट इज इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग साइंटिफिकली, यानी कि एक तरीके की कला है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज साइंटिफिकली रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि हम बुक कीपिंग क्यों करते हैं, कुछ चीजें जानने के लिए। सो पहला पार्ट है कि बुक कीपिंग किया जाता है एक्यूरेसी के लिए। किस चीज की एक्यूरेसी, तो देखिए आप अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा कहाँ, कितना, कब यूज हुआ है, इसका आंसर हमें एक्यूरेट यानी कि परफेक्ट एंड कंप्लीट चाहिए। तो बुक कीपिंग हमें ये जवाब देगा, क्योंकि बुक कीपिंग में हम डे टू डे रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा, ये जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे ये एक रिटर्न प्रूफ है। तो अगर ये रिटर्न प्रूफ है यानी कि ये हमारे लिए परमानेंट रिकॉर्ड का काम करता है। इन केस इन फ्यूचर अगर हमें किसी चीज के लिए जानकारी चाहिए होगी तो ये जो रिटर्न प्रूफ होगा ये हमारे पास अवेलेबल होगा। यानी ये एक तरीके से हमें क्या देता है, परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। फिर हमें क्या क्या जानना है, तो डेफिनेटली आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन अपने बिजनेस से क्या जानना चाहेगा, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जानना चाहेगा, प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो दूसरा वो क्या जानने की कोशिश करेगा, प्रोग्रेस, कि मेरा बिजनेस जब शुरू हुआ था और आज मेरा बिजनेस कहाँ कैसे पहुंचा है, यानी कि मेरा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये उन्हें देखना है कि उनका बिजनेस कैसे और कितना प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट है कि हमें कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, तो हमें डेट वाइज, कैलेंडर में जो डेट्स होती है, डेट 1 2 3, डेट वाइज रिकॉर्ड करनी है एंड अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है हमें क्या पता चलेगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वो होते हैं डेटर्स जिन्हें हम उधार पे गुड्स देते हैं और उनसे पैसा लेना बाकी है, दोज पर्सन जिन्हें हमें पैसा लेना है जिनसे, वो हमारे डेटर्स होते हैं। और क्रेडिटर्स यानी कि वो जिनसे हमने गुड्स खरीदे हैं और हमें उन्हें पैसा देना है। तो डेटर एंड क्रेडिटर, ये दोनों चीजों का हमें पता चलेगा कि आज के मेरे टोटल डेटर्स कितने हैं और मेरी टोटल लायबिलिटीज कितनी है। नेक्स्ट है एसेट एंड लायबिलिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बिजनेसमैन बिजनेस करके
प्रॉपर्टी बनाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसेट्स। और दूसरा, प्रॉपर्टी बनाने के समय बिजनेस चलाने के लिए उन्होंने कभी ना कभी लोन्स लिया रहेगा, तो वो लोन्स बन जाती है लायबिलिटीज। यानी हमें हम रिकॉर्डिंग करने से ये भी पता चलता है कि हमारे बिजनेस की कितनी प्रॉपर्टीज है, यानी कितने एसेट है, और कितने लोग हैं जिन्हें हमें पैसे वापस करने हैं, यानी कि लायबिलिटीज का भी रिकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इम्पोर्टेंस। तो जो हमने फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है वही इम्पोर्टेंस में रिपीट होगा। सो पहला, हमें बुक कीपिंग में क्या करना है, रिकॉर्ड रखना है। कैसा रिकॉर्ड रखना है, कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस को करना है, तो ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, यानी फाइनेंस के बारे में जानकारी हमें अकाउंट से मिलती है, इसीलिए हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करते हैं, पैसों की जानकारी। तीसरा है, पैसों की जानकारी लेके एक बिजनेसमैन क्या करेगा, तो बिजनेसमैन को बहुत सारे अपने बिजनेस के बारे में डिसीजंस लेने हैं, तो वो डिसीजंस लेने में उससे हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। तो क्या कंट्रोल करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं तो हमें हमारे खर्चों पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, पर खर्चों के ऊपर कंट्रोल लाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी खर्चे के साथ साथ आपको अपनी इनकम पे भी कंट्रोल लाना है। यानी आपने टारगेट सेट करने हैं कि इतना इनकम तो होना ही चाहिए, यानी कि टारगेट टारगेट बेस्ड इनकम करनी है आपको। तो यहाँ कंट्रोल, आप इनकम को भी करते हो और एक्सपेंस को भी कंट्रोल करते हो। नेक्स्ट है एविडेंस, क्योंकि हमारे अकाउंट्स रिटर्न प्रूफ है, तो ये एक तरीके का प्रूफ यानी कि एविडेंस बनता है। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी। तो आप टैक्स किसको देते हो, गवर्नमेंट को देते हैं, तो टैक्स गवर्नमेंट को हमारी मर्जी के हिसाब से हम नहीं दे सकते, हमें गवर्नमेंट को टैक्स हिसाब से देना है, यानी कि हमने जितना प्रॉफिट किया होगा उस प्रॉफिट के ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज कैलकुलेट होगा, सो उतना टैक्स हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ हमारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी, यानी हमने लिखे हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे अलावा और कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम यानी खुद ओनर ओनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या जानने की कोशिश करेगा, तो बट ऑब्वियस है ओनर को अपने बिजनेस से प्रॉफिट एंड लॉस जानना है। दूसरा ये है राउंड टेबल पे बैठे हुए कुछ लोग जो कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी ये है मैनेजमेंट के लोग जो बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। और जब बिजनेस को मैनेजमेंट की बात आती है तो डेफिनेटली पैसों के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैनेजमेंट भी पैसों का हिसाब जानने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, ये कौन है, सिंपल है, दो हाथ दिख रहे हैं जिनके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में पैसे जमा हुए हैं और पैसे देने वाले लोग सामने हैं, यानी ये है इन्वेस्टर्स जो हमें हमारे बिजनेस को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में क्या देख के इन्वेस्ट करेंगे, तो आप कौन है, आप कौन सी बड़ी सेलिब्रिटी है ये देखेंगे क्या, डेफिनेटली नहीं। वो ये देखेंगे कि क्या आपकी कंपनी उनसे लिया हुआ पैसा बाद में वापस कर पाएगी या नहीं, यानी कि क्या सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें चेक करेंगे और ये चेक करने के बाद ही वो आपकी कंपनी में पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है कस्टमर। तो ऐसे कस्टमर जिन्हें बिजनेस के सप्लाई ऑफ गुड्स से फर्क पड़ता हो, यानी अगर उनके पास उस चीज का डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं आ रहा है तो कस्टमर को फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जिस चीज का मतलब जिस चीज को मंगवाया जा रहा है पर आ नहीं रहा है, पर पब्लिक में डिमांड है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पब्लिक धीरे धीरे एक से दूसरे ऑप्शन पे स्किप करेगी, तो जो दुकानदार यानी रिटेलर है उसको भी दूसरे ऑप्शन के ऊपर स्किप करना पड़ेगा। यानी कस्टमर भी बुक्स ऑफ अकाउंट से ये जानने की कोशिश करता है कि क्या कंपनी सप्लाई ऑफ गुड्स कंटिन्यू रखने वाली है या नहीं रखने वाली है। नेक्स्ट है कस्टमर के बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमसे क्या चाहता है, टैक्सेस, और टैक्सेस कैसे पे किया जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ है उसके बेसिस के ऊपर। सो गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, ये वो इंसान है जो हमें लोन देता है, तो हमें जो लोन देता है उसे हम कहते हैं लेंडर। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में जमींदार होते थे वैसे लेंडर्स जो उधार पे पैसे देने का ही बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे लेंडर्स आपका फेस देख के, आप कैसे दिखते हो ये देख के आपको पैसा नहीं देगा उधार पे, तो वो क्या चेक करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्या चेक करेगा, तो वो चेक करेगा कि आपके पास ऑलरेडी कितने एसेट है
और पहले से कितनी लोन लेके रखी हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप कर्जे में डूबे हुए हो और फिर से लोन लेने आए हो तो लोन देने वाला लोन देगा नहीं, क्योंकि आप पहले से ही कर्जे में डूबे हुए हो। ठीक है। सो लेंडर भी अकाउंट्स का इस्तेमाल करता है ये जानने के लिए कि उसने अगर इसको पैसे दिए किसी इंसान को तो वो पैसे आएंगे या नहीं, और अगर नहीं आया तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी उसके पास है जो मैं जब्त कर सकता हूँ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बिजनेस की, तो ये जानने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्हें भी देखना जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट। आप अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हो, यानी आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो तो डेवलपमेंट करने के लिए लगेगा पैसा, और पैसों की जानकारी देगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी, यानी अभी हमारा बुक कीपिंग पार्ट खत्म हुआ है, अब अकाउंटेंसी करेंगे। और ये करने के बाद हम सीधा सीधा अकाउंटेंसी का और बुक कीपिंग का डिफरेंस देखेंगे। तो ये डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में पहले हम देखेंगे मीनिंग। सो जैसे ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये है पाई चार्ट, जिसके अंदर ये दिख रहा है कि जो हमारा अकाउंटेंसी है उसका एक छोटा सा हिस्सा बुक कीपिंग है। यानी अगर वो बुक कीपिंग का हिस्सा निकाल दिया जाए तो अकाउंटेंसी की इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि अकाउंटेंसी में जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए बुक कीपिंग की जरूरत है उन्हें। ठीक है। सो ये कहता है कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज में आता है। एंड अब ये बताएगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में हम क्या सीखते हैं। तो बुक कीपिंग क्या करता है, दो चीजें, पहला है रिकॉर्डिंग और दूसरा है क्लासिफाइंग। वो किसी एक चीज को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा और उन्हें आगे जाके अलग अलग रिकॉर्ड करेगा, उसे कहते हैं क्लासिफाई करना। और जैसे ही क्लासिफाई हो जाएगा अकाउंटेंसी शुरू हो जाएगी। अकाउंटेंसी क्या करेगा, जो हमने क्लासिफाई किया है उन्हें समराइज करेगा, और समराइज करके स्टडी यानी एनालाइज करेगा, और एनालाइज करके हम इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हमारा होता है, समझ के डिसीजन मेकिंग करना। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या दिया गया है अकाउंटेंसी का, देखो, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज एन अकाउंटिंग सिस्टम। ये कहते हैं कि हर बिजनेस के पास एक अकाउंटिंग सिस्टम है। इट मीन्स इसमें क्या होगा, कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन मॉनिटरी टर्म्स। हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, हम कलेक्ट करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, और मॉनिटरी टर्म्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं, आपको डिस्टिंग्विश में बहुत आसानी से समझना है। सो यहाँ आपको दो लोग दिखाई देंगे। ये दो लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डिबेट कर रहे हैं। पर डिबेट में क्या होता है, एक पक्ष जो है यानी एक पार्टी जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं और दूसरा पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों जो है ना, ये डिबेट की जगह डिस्कशन कर रहे हैं कि बुक कीपिंग में क्या होगा, अकाउंटेंसी में क्या होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं, जैसे कि मीनिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है, दो चीजें, पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाई। और जो अकाउंटेंसी है ना, उसमें भी पहले रिकॉर्डिंग होगा फिर क्लासिफाइंग होगा। क्यों, क्योंकि वो बुक कीपिंग के हिस्से हैं, और बिना बुक कीपिंग के अकाउंटेंसी के आगे का स्टेप नहीं हो सकता। सो यहाँ पे पहले होगा रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। यानी कि पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर सेपरेट किया जाएगा, सेपरेट करने के बाद टोटल लिया जाएगा, और टोटल से एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाएगा। एनालाइज यानी स्टडी करना, और इंटरप्रेट करना यानी उसमें से एक डिसीजन बाहर लेना कि हमें क्या समझ में आया और उसके बेसिस पे क्या हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है कि बुक कीपिंग कैसे, कौन से स्टेज में आता है, तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज में आता है एंड अकाउंटेंसी सेकेंडरी स्टेज में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहते हैं कि बुक कीपिंग लिखना किसकी जिम्मेदारी है और अकाउंटेंसी करना किसकी जिम्मेदारी है। तो बुक कीपिंग की जिम्मेदारी जूनियर स्टाफ की है और अकाउंटेंसी की जिम्मेदारी सीनियर स्टाफ की है। नेक्स्ट है आउटकम, यानी कि बुक कीपिंग करने से क्या जवाब मिलेगा और अकाउंटेंसी करने से क्या जवाब मिलेगा। तो बुक कीपिंग से आपको दो चीजें पता चलेगी, जर्नल एंड लेजर। जर्नल जिसमें रिकॉर्डिंग किया जाएगा, लेजर जिसमें क्लासिफाई किया जाएगा। और
आपको अकाउंटेंसी में क्या रिजल्ट मिलेगा? तो अकाउंटेंसी में दो चीजें, पहला आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, और दूसरा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपको बैलेंस शीट से पता चलेगी। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्किल। तो एनालिसिस किस में करना है, स्टडी किस में करना है? अकाउंटेंसी में। तो एनालिटिकल स्किल किस कहाँ होनी चाहिए? अकाउंटेंसी में। तो यहाँ कहा गया है कि बुक कीपिंग के लिए एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है और अकाउंटेंसी के लिए एनालिटिकल स्किल की जरूरत है। नेक्स्ट है पीरियड। पीरियड यानी कितने समय के लिए बुक कीपिंग किया जाता है और कितने समय के लिए अकाउंटेंसी किया जाता है। तो बुक कीपिंग यूजुअली 1 साल का होता है, हर दिन की रिकॉर्डिंग होती है। और अकाउंटेंसी ये जो रिकॉर्डिंग किया है उसका टोटल लेके डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस ढूंढते हैं। यानी कि अकाउंटेंसी साल में एक ही बार, एंटायर ईयर में एक बार किया जाता है और उसका डिटेल्स हमें मिलता है पूरे साल भर का अकाउंटेंसी में। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन भी इंटरप्रेट करना कहाँ आया था? वहां डिसीजन मेकिंग हुआ, यानी इंटरप्रेट था अकाउंटेंसी में। तो बुक कीपिंग की मदद से डिसीजन नहीं लिए जा सकते, अकाउंटेंसी की मदद से डिसीजन लिए जा सकते हैं, यही उनका बोलना था। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको एक बेस दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरा बेस रहेगा, क्योंकि मैं कौन से टाइप ऑफ बिजनेस का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर बेसिस डिसाइड होंगे। तो 3 तरीके के बेसिस है, पहला है कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूअल बेसिस और तीसरा है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। तो यहाँ पे तीनों में क्या दिया गया है, तो पहले देखते हैं कि कैश और एक्रूअल में क्या फर्क है। तो कैश और एक्रूअल में ये फर्क है कि कैश बेसिस ये कहता है कि कैश आया तो रिकॉर्ड करो, गया तो रिकॉर्ड करो। क्यों? क्योंकि यहाँ उधार की कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। और एक्रूअल में क्या होता है? एक्रूअल में आप पैसा अर्न कर लेते हो, लेकिन आपको पैसा अभी तक मिला नहीं है। जैसे कि मैंने अगर गुड्स किसी को बेचे और वो इंसान ने मुझे कहा कि वो कुछ समय बाद पैसे देने वाला है, तो पैसा मुझे कुछ समय बाद मिलेगा, लेकिन सेल मैंने आज की तो मेरी इनकम आज ही जनरेट हो चुकी है। जब हम ऐसा रिकॉर्ड करते हैं तब जाके ही आपका सही 12 महीने का रिकॉर्डिंग हो पाता है। सो कैश बेसिस ये कहता है कि आपको जब रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट हो गई है, आपको मिल चुकी है, तब रिकॉर्ड करो, और खर्चा जब आप करते हो तब रिकॉर्ड करो। और एक्रूअल क्या कहता है कि खर्चा और इनकम दोनों ही, अगर इनकम है तो वो एक्रू हुआ रहेगा यानी अर्न हुआ रहेगा, और जो खर्चे हैं वो इनकर हो गए रहेंगे, लेकिन आपने दिए हुए नहीं है, आपको देना था पर आपका देना बाकी रह गया है, तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से लिखा जाएगा। इससे क्या होगा कि कैश बेसिस में जो टैक्स है वो कैश आने और जाने पे लगेगा, और यहाँ पे कैश आना या जाना बाकी भी रहेगा ना, तब भी टैक्स लगेगा, और जब वो पैसा आ जाएगा तब दोबारा टैक्स लगेगा नहीं। तो अब ये मैंने डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा कैश बेसिस। कैश बेसिस में एक सिंपल, देखो यहाँ पे फोटो दिया है कि एक इंसान है जो गुड्स दे रहा है, दूसरा इंसान उसको पैसे दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि ट्रांजैक्शन होने के तुरंत बाद पैसे दिए या लिए गए, तो ये कैश बेसिस होता है। और ज्यादातर ऐसा सिस्टम फॉलो करने वाले लोग कौन होते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो पहला कैश बेसिस क्या कहता है कि एक्चुअली में आपको पैसा मिला या एक्चुअली आपने कैश पे किया तो रिकॉर्ड करना है, उधार नहीं। तो यहाँ पे ये बेसिस कौन ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं? वो जिनका बिजनेस उधार पे नहीं चलता, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेशनल लोग, चार्टेड अकाउंटेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में पैसों का आना जाना लगा रहता है, यानी कि यहाँ पर उधार का कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या हो रहा है कि समझो एक पर्सन है सुमित नाम का, उसने दूसरे इंसान राकेश नाम का जो है उसे गुड्स दिए, लेकिन राकेश ने अभी सुमित को पैसे दिए नहीं है। तो राकेश ने अगर उसे अभी पैसे दिए नहीं है तो ये कैसा हुआ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि अब सामान तो आ चुका है, तो सुमित क्या कहेगा कि मैंने सामान दिया है, मतलब राकेश मुझे पैसे तो देने ही वाला है, तो मैंने जिस दिन उसको गुड्स दिया उसी दिन मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राकेश के नाम से रिकॉर्डिंग करूंगा कि मुझे राकेश से इतने पैसे आने वाले हैं। उसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस। सो एक्रूअल बेसिस कहता है कि वेदर पैसा मिला हो या ना मिला हो, खर्चा
खर्चे का पैसा दिया हो या ना दिया हो, आपका अगर वो खर्चा है और अगर आपकी वो इनकम है तो आपको वो रिकॉर्ड कर देना है। नेक्स्ट, वही एक्सपेंसेस के बारे में बताया है। नेक्स्ट है मिक्स्ड या हाइब्रिड। मिक्स्ड या हाइब्रिड बेसिस क्या कहता है, तो ये है कॉम्बिनेशन किसका, कैश बेसिस का और एक्रूअल बेसिस का। कैसे कॉम्बिनेशन है, तो हाइब्रिड कहता है कि जो इनकम होती है और एसेट होते हैं ना, उनको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करो, और जो खर्चा होता है ना उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करो। तो यहाँ कैसा हो जाता है, ज्यादातर इंडिया में ये सिस्टम यूज होती नहीं, क्योंकि या तो आप पूरा कैश बेसिस यूज करो या तो पूरा आप एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डिंग करो। तो ये है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का मिक्सचर, मिक्स्ड या हाइब्रिड बेसिस। ये है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं वो हमारे अलावा कितने ही सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप बहुत सारे लोगों के लिए अकाउंट्स लिखते हो, यानी कि अपने ही अकाउंट्स लिख रहे हो पर उसको इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, तो चार क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है रेलेवेंट, यानी आप जो जानकारी लिख रहे हो वो पढ़ने वाले के लिए जरूरत की होनी चाहिए। जैसे कि इन्वेस्टर लेंडर जानना चाहते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हो और आप कितना इंटरेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए रेलेवेंट जानकारी चाहिए होती है, जरूरत की जानकारी। तो हमारा फर्ज है कि हम अकाउंट्स में जरूरत की इंफॉर्मेशन यानी कि करेक्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करें, फालतू की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ना करें। दूसरा है रिलायबल। रिलायबल यानी भरोसा। तो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस पे भरोसा करके अगर आपको पैसा देते हैं तो आपके और उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी आप जो भी उनको जानकारी दे रहे हो ये वो करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, या फिर कोई भी अंदर जोल झाल किया हुआ रहना नहीं चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। तीसरा है कंपेरेबल। जब आपको अपने बिजनेस को खुद के रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करना है, यानी पिछले साल का क्या था इस साल का क्या है, ऐसे कुछ कंपैरिजन करना है, या अपने बिजनेस को अपने ही जैसे दूसरे किसी बिजनेस के साथ अगर आपको कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। कि जब आप कंपेयर करते हो तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि अगर आपने एक साल में कोई एक मेथड का यूज किया है तो दूसरे साल में आप मेथड बदलो मत, मेथड कंसिस्टेंट होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों साल में अगर मेथड सेम है तो दोनों सालों के जवाब के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों में मेथड प्रिंसिपल रूल सब सेम यूज हो रहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों साल में अलग होंगे तो ये कंपैरिजन के लिए सही नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए। इट शुड गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन टू देम। तो आज के वीडियो में बस यही तक हम देखेंगे, इसके आगे हम सीखेंगे टर्मिनोलॉजीज जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच and we'll meet in the next video. Till then, see you. Tata. Bye bye.